भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी नमस्कार, न्यूज ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, आज के वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। करोड़पति भी इतने कि 40-50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर इनकी संपत्ति है। उसके बाद भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि ठीक ही है, लड़ रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? पढ़े लिखे होंगे, उद्योगपति होंगे, मेहनत किया होगा जीवन में, तब इतना आगे बढ़े हैं। अब उसमें आप मोदी जी को क्यों सुना रहे हैं? मोदी जी का क्या दोष है? देखिए, मोदी जी को सुनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि मोदी जी का नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इस नारे से मुझे नहीं लगता कि देश का कोई बच्चा भी छोटा हो कि जो इस नारे को न जानता हो। उसके बाद भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा असफल रहा कि असफल कर दिया गया कि मूर्ख बना दिया गया हम लोगों को। देखिए, एक जो आंकड़ा आया, इसमें सबसे ज्यादा जो धनी उम्मीदवार है वो बीजेपी के ही उम्मीदवार मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब आपके मन में विचार होगा कि आप हो सकता है किसी और पार्टी के समर्थन में हो, आप बीजेपी को भला बुरा बोल रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं। इसमें सभी पार्टी के व्यक्ति हैं, सभी पार्टी के लोग हैं जो 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति रख रहे हैं। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ किस पार्टी के हैं, क्या हैं। अब इसमें ना ये उद्योगपति हैं, ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो फिर ये हैं क्या? इनके पास पैसा आया कहाँ से? तो इनके पास पैसा आया, ये रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, अनपढ़ हैं, 5वीं से 12वीं तक कुछ पढ़े हैं, कुछ अंगूठा टेक हैं, यानी निरक्षर हैं, एक भी अक्षर आता नहीं है। अब आता नहीं है तो ये हम लोगों के लिए जाएंगे संसद में बैठेंगे, हम लोगों के लिए जाएंगे विधानसभा में बैठेंगे, लोकसभा से बिल पास कराएंगे, राज्यसभा से बिल पास कराएंगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक नियम बना देंगे। चाहे अगर हम राज्य में बात करें तो विधानसभा से बिल पास होगा, विधान परिषद जाएगा, विधान परिषद के बाद राज्यपाल के पास जाएगा। आफ्टर दैट राज्यपाल गवर्नमेंट विल बी सिग्नेचर्ड द बिल एंड द बिल बी पास्ड, और बिल एक कानून बन जाएगा और हम लोग उस कानून में तैरते रहेंगे, मौज लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो कानून एक अनपढ़ बना रहा है, एक, अब क्या ही कहें, अब आगे आप समझ ही लीजिए। देखिए, करोड़पति प्रत्याशी मोदी जी, आपसे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि मोदी जी को सभी लोग पसंद किए थे, ये सोच के कि मोदी जी आएंगे, कुछ प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, कुछ अच्छा कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि सिर्फ इन लोगों के जो कैंडिडेट हैं, इनकी संपत्ति ही बढ़ती जा रही है। बढ़ने में भी 10, 20, 30 करोड़ नहीं। भाई 10-20 करोड़ ठीक है, नेताजी हैं, अब इतना नहीं करेंगे तो फिर माहौल नहीं बनेगा ना। लेकिन अब भाई आप 150-150 करोड़ पहुंचा दे रहे हैं, और ये एक लिखित आंकड़ा है। एक्चुअल में कितना हो वो तो भाई मैं भी नहीं बता सकता आपको। अब देखिए, तो ये आप सोच रहे होंगे ये आपको कैसे पता चला, आप हो सकता है गुमराह कर रहे हो हम लोगों को। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एडीआर क्या करता है, जब जो प्रत्याशी होते हैं वो जाते हैं और अपना शपथ पत्र देते हैं तो उनके शपथ पत्र का एडीआर विश्लेषण करता है। विश्लेषण में ये करता है कि उनके पास संपत्ति कितनी है, वो पढ़े लिखे कितने हैं, और एक दो तो कहीं मामले नहीं हैं, कम से कम उनके ऊपर 10-20 तो मुकदमे चल रहे हों, तभी तो एक अच्छा नेता कहलाएगा। ये लोग जाते हैं और अपना सारा ब्यौरा देते हैं, बिंदास चिल होके एकदम बताते हैं कि आई एम, अब ठीक ही है, अब समझ लीजिए एकदम ये अनपढ़ हैं। और उसके बाद ये लोग 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति रख रहे हैं जो लिखित डाटा में है। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला नाम आता है माननीय अमित अग्रवाल जी का आता है। इनकी सीट है मेरठ कैंट, संपत्ति 148 करोड़, और पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जनता की पार्टी। अब पहले चरण के ये दूसरे उम्मीदवार हैं, इनका नाम है एस के शर्मा, सीट है मथुरा कृष्ण कन्हैया वाली, संपत्ति 112 करोड़, और पार्टी है बसपा, बसपा मायावती जी वाली। और पहले चरण के जो तीसरे उम्मीदवार हैं राहुल यादव,
सीट सिकंदराबाद, संपत्ति 100 करोड़। थोड़ा सा इनको मेहनत की जरूरत है अभी। अब पार्टी है सपा, समाजवादी पार्टी। हाँ, हो सकता है बाइसिकल साइकिल से हैं तभी कम कमा पाए हो, तो गियर वाली ले लीजिए तो ज़्यादा कमा पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं, पहले दूसरे चरण में करोड़पति उम्मीदवार सभी दलों को पसंद है। यानी जो पहला चरण है, दूसरा चरण है, इसमें जितने करोड़पति उम्मीदवार हों, एक दो को नहीं पसंद है कि सिर्फ बीजेपी को पसंद है, कांग्रेस को पसंद है या फिर समाजवादी, सबको पसंद है भैया करोड़पति उम्मीदवार। क्यों? क्योंकि ये जाते हैं, नेता को अच्छा पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं, और उससे नेता नगरी में क्या बनता है? माहौल। और ये लोग क्या करते हैं? चिल। देखिए आंकड़ा समझाता हूँ, है कितने? 615। 615 में से कितने? 280 क्या है? करोड़पति उम्मीदवार है। लेकिन हाँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर जांच करा ली जाए तो आंकड़ा काफी ज्यादा पहुंच सकता है। चलिए, इसमें आरएलडी पार्टी के 29 में से 28, एक कैसे बच गया भाई? 97% करोड़पति हैं। बीजेपी 57 में से 55, 97% करोड़पति हैं। बीएसपी 56 में से 50, 89% करोड़पति। एसपी समाजवादी पार्टी के 28 में से 23, 82% करोड़पति उम्मीदवार। कांग्रेस 58 में से 32, 55% उम्मीदवार करोड़पति। आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो आए थे, वो बोले थे भैया हम तो आ रहे हैं ईमानदारी का बीन बजाने, हम झाड़ू से सबको साफ कर देंगे जो बेईमानी करेगा। लेकिन इनके भी सितारे चमक रहे हैं। कैसे? ये आप देख लीजिए, 52 में से 22 उम्मीदवार इनके करोड़पति बन गए हैं। अभी पार्टी, अब आप जान ही रहे कितना समय हुआ है, अब 42% है। उसके बाद अगर हम औसतन की बात करें कि मतलब पर व्यक्ति कितना करोड़ रखा है, तो औसतन संपत्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के उम्मीदवारों की 3.72 करोड़ है। अब सोच लीजिए, और यहाँ पेपर कराने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, सुपर टेट के लिए वैकेंसी के पैसा नहीं है, सालों गुजर जा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, टेट का पेपर कैंसिल हो जा रहा है। अब कैंसिल हो रहा है कि क्या हो रहा है? एसआई कैंसिल हो जा रहा है। अभी एसआई यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें जो टॉपर हैं 135, 45 पता नहीं क्या क्या लाए हैं, और उनको हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम भी नहीं पता है। अब आप सोच रहे होंगे हमें गुमराह कर रहे हो अपनी तरफ। भाई मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आप खुद एक्सक्लूसिव वीडियो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद आप खुद देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी एक वीडियो बनाई गई है कि योगी गवर्नमेंट में कितनी भर्तियां कैंसिल हुई हैं। और तो और बताऊं आपको, पेपर में जैसे आप देखेंगे कि कुछ पेपर होते हैं 2 पाली के होते हैं, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली। इसमें पेपर फर्स्ट मिलता है, इसमें सेकंड मिलता है। अब जो महानुभाव लोग आए हैं, अब इन्हीं की कोई रिलेटिव होंगी इन्हीं पार्टियों के, ये लोग आए सेकंड वाला फर्स्ट में बांट दे रहे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड में बांट दे रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं पेपर कैंसिल। आप तो कह दिए, और बच्चा तो 30-40 साल अपने ऐसे ही गुजार दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ कोई बिजनेस कर लेते हैं, कोई उद्योग कर लेते हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन तो चलाना ही है। हम आपकी तरह करोड़पति तो बन नहीं सकते, हम आपकी तरह जुर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुर्म करेंगे तो कानून क्या करेगा? अब आप जानते हैं आपके लिए तो कोई कानून है नहीं। क्यों? क्योंकि आप माननीय हैं। देखिए, अगर हम बात करें कुछ मुख्य दलों की, तो मुख्य दलों में समाजवादी पार्टी के 28 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 13.23 करोड़ है, बहुत बढ़िया। बीजेपी के 57 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 12.201 करोड़ है। आरएलडी के 29 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 8.32 करोड़ है। बीएसपी के 56 उम्मीदवारों की संपत्ति 7.71 करोड़ है। अगर हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार की औसत संपत्ति की, तो 3.08 करोड़। देखिए, औसत संपत्ति का सिर्फ ये मतलब है कि जैसे 57 है तो इसमें औसत का मतलब हुआ कि सभी के पास इतना इतना ऑन एवरेज है। अगर हम आपके 52 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति की बात करें तो 1.12 करोड़ है। यहाँ कोई हजार लाख में बात ही नहीं कर रहा है, सब करोड़पति बन गए हैं, अब आप देख लीजिए। और यहाँ आधी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, किसी तरह मिल मिला भी गई तो उसके बाद भी करोड़ तो छोड़िए, आप लाखों रख लेंगे तो आपके ऊपर जांच हो जाएगी कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अगर अभी आप 50,000 रुपये हैंड कैश लेके बैंक में चले जाइए जमा करने, तो आपके ऊपर जांच हो जानी तय है।
अब देखिए पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव है। 615 में से 156 यानी 25% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। चौंकिए नहीं, 615 में से कितने 156 ने बताया कि हमारे ऊपर आपराधिक मामले हैं और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं आपराधिक मामलों को। इनमें से 20% उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ होगा, आपराधिक मामले वाले 1-2 को मारे होंगे और ये 4-6 को मार दिए होंगे 20%, इसलिए इनके ऊपर गंभीर मामले घोषित किए हैं। भाई ये मारने की बात नहीं है, इनके ऊपर किसी के पास रेप का, किसी के पास हत्या का, ऐसे ऐसे आरोप लगे नहीं है, लोग खुद बताए हैं। अब ये देख लीजिए आप, ये हो बच्चों को पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा, मतलब क्या ही कहें। यहाँ पर देखिए आप, टीटी का एग्जाम कैंसिल, ये सैंपल है, कैंसिल तो बहुत होते रहते हैं। ये एनटीपीसी स्कैम में बच्चे मर रहे हैं इस ठंडी में, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। अब करे ही क्या, जब नेता नगरी हमारे यहाँ कार्यपालिका ही दुरुस्त नहीं है। अब किसको दोष दें, संविधान को, संविधान निर्माताओं को? क्या अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर बात करें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों ने ऐसे देश का सपना देखा था? क्या इन लोगों ने चाहा था कि आज हमारी माएँ हमको देखने को तरस जा रही हैं? क्यों? क्योंकि हम देश को आज़ाद करने में लगे हैं। कितनों ने शादी नहीं की, कितनों ने बच्चे को घर पे छोड़ दिया, बच्चों को नहीं देखा, बच्चे भूख से मर गए। हमारे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं। उधम सिंह की बात करें तो ऐसे क्रांतिकारी जो कभी जातिवाद को देखे ही नहीं। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ाई की और इस देश को फ्रीडम दिलाई। लेकिन आज का समय कुछ और ही आ गया है और इस देश का सपना कोई भी क्रांतिकारी ना देखा होगा और ना ही देखना चाहेगा। देखिए पहले चरण में पार्टी के आपराधिक उम्मीदवारों की लिस्ट क्या क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बीजेपी के 57 में से 29 हैं, यानी 51%। अगर एसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी के 28 में से 21 उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर अपराध चल रहे हैं। आरएलडी में 29 में से 17 के ऊपर अपराध चल रहे हैं। 56 में से 19 के ऊपर आपराधिक मामले हैं। 58 में से 21 के ऊपर आपराधिक मामले हैं। 52 में से 8 के ऊपर, यानी 15% के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। सपा प्लस आरएलडी की अगर बात करें तो 38 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब देखिए नेता नगरी में इस आंकड़े को देख के क्या समझ में आ रहा है? अगर आप अच्छे अपराधी हैं, आप कुछ फ्रॉड कर लेते हैं तगड़ा, तब आपको सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रिक्शा चलाते हैं सुबह से शाम तक, ईमानदारी का गुण गाते हैं, तैयारी कर रहे हैं 20 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल तक कि कहीं देश में कोई वैकेंसी आएगी, हमारा भी भला होगा, तो क्या ही कहें। अब आप आगे सब सोच समझ लीजिए। देखिए आगे बात करते हैं। अब इसमें एक से एक नेता तो इतने कलाकार हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट, महिलाओं को प्रताड़ित करने का कैसा कैसा इल्ज़ाम लगा के बैठे हैं, हमें तो शर्म आती है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 12 हैं। ऐसे 12 उम्मीदवार थे जिन्होंने बताया कि हमने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, अत्याचार के मामले हमने उनके ऊपर भी अत्याचार किया है। 12 लोगों ने बताया है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इनमें से एक उम्मीदवार ने अपने ऊपर क्या है बलात्कार संबंधित मामला घोषित किया। उसने बताया है कि भाई हत्या से संबंधित मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 6 है। अब 6 लोगों ने बता दिया कि हमने हत्या का भी सीन कुछ चलाया है, जिन्होंने अपने ऊपर आईपीसी 302 से संबंधित मामले घोषित किए। अब आप ये बताइए कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रही है देश की विचारधारा, कहाँ जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। देखिए ये सब स्कूल में, कॉलेज में एक दिन में हम गांधी जयंती बना लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मना लेते हैं, शिक्षा दिवस मना लेते हैं, उसमें माइक लगा के बड़ी बड़ी हम लोग बातें कर लेते हैं कि नहीं देश तो ये होगा, महिलाओं को साथ में लेके चलो, सब साथ में फिर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। कैसे सब पढ़ेंगे भैया, कैसे सब बढ़ेंगे? जब आप कल के संसद में जाओगे, जब आप कल के विधानसभा में जाओगे और कोई कानून पास करना रहेगा तो आप जैसे बलात्कारी,
आप जैसा महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाला, आप जैसा 302 आईपीसी की धारा संबंधित मामला लेने वाला व्यक्ति कैसे हमारे लिए कानून बना सकता है? और चलिए मान लीजिए लोकतंत्र है, बना भी दिया, तो वो कानून हमारे लिए कितने प्रोग्रेसिव होंगे? कौन तय करेगा कि इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा? तो जब ऐसे उम्मीदवार होंगे तो उनके कानून भी वैसे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लोकतंत्र का अहित हो रहा है। इसमें विचार करने की जनता को ज़रूरत है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस सब जो सिनेरियो चल रहा है करंटली, इस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। हम लोगों ने आपको प्यार से प्रधानमंत्री बनाया था। हम लोगों ने सोचा था कि आप कुछ देश में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नई विचारधारा लाएंगे, कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब क्या ही कहें, आंकड़ा तो कुछ और ही बताता है। हंगर इंडेक्स में हम क्या रैंक लिए बैठे हैं? भुखमरी से मौत ही मौत हो रही है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, बच्चों का एजुकेशन एकदम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग करोड़पति पे करोड़पति बनते जा रहे हैं। चुनाव के लिए आप लोगों के कोरोना नहीं है, स्कूल के लिए सब कुछ है। तो कैसे किया जाए ये सब चीज़ें? हाँ, लेकिन मैं भारत सरकार को इस चीज़ में अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि कोविड ड्यूरेशन में इन लोगों ने वैक्सीनेशन काम बहुत अच्छा किया है। मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगा, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर इंजीनियर्स हों, नर्स हों या मेडिकल्स का कोई भी कर्मचारी हो, छोटे से लेके बड़ा तक। हम सभी लोग इस चैनल की ओर से अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को कि हम लोगों को वैक्सीन इतने बड़े जनसमूह को इतने कम समय में लगी, और इस तारीफ के काबिल हमारी सरकार है। लेकिन सिर्फ वैक्सीन से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। देखिए, जो करंटली एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है, एम्प्लॉयमेंट आप दीजिए ना दीजिए वो अलग की बात है, लेकिन करंटली में जो वैकेंसीज हैं, जो पेपर हो रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट सही से कराइए। देखिए, उनको देखने के बाद यही लगता है कि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कैंसिल कराए जा रहे हैं। नकल नहीं पकड़ी जा रही, नकल पकड़ाई जा रही है कि कहीं न कहीं पेपर को कैंसिल कराया जाए, फिर लोगों को मूर्ख बनाया जाए। लोग रो रहे हैं, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं और हम महान हैं। फिर देखिए, शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं नेताओं की, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। देखिए, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 39% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच घोषित की, यानी 5th से 12th के बीच ये लोग पढ़े हैं। कितने? 39% लोग ऐसे हैं, 39% लोग जो 5वीं से लेके सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं। अब ये हमारे लिए कानून बनाने जा रहे हैं। आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई बिल होता है, वो संसद में पास होता है सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी सिग्नेचर्ड ऑन दिस बिल, अगर इस बिल पे क्या करते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। इसी तरह स्टेट में होता है, सबसे पहले क्या करते हैं विधानसभा या विधान परिषद, उसके बाद राज्यपाल के जाता है, एंड देन गवर्नर विल बी साइंड, तो वो फिर क्या हो जाएगा, रूल बन जाएगा। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना राष्ट्रपति जी की, ना गवर्नर महोदय की, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सच्चा भारतीय होने के नाते मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऐसे लोग ही संसद में बैठें, ऐसे लोग ही विधानसभा में बैठें कि जो एटलीस्ट नियम कानून जो बनाएं वो हमारे हित में हो, अहित में ना हो। और अगर ऐसे लोग जाएंगे तो कितना हित करेंगे, मुझे तो नहीं लगता है हित कर पाएंगे। अब आप सुन सकते हैं मोदी जी का, ये भी सुन लीजिए तो आइडिया आपको लग जाएगा। देखिए, इफ गुड डेज हैज़ कम प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑन कमेंट बॉक्स। अच्छे दिन आ जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और अब हम भी चल रहे हैं अच्छे दिन का इंतज़ार करते हुए, आगे सोचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माता पिता को प्यार दें, महिलाओं को सम्मान दें।